हर सक्सेसफुल स्टेज परफॉर्मेंस के पीछे एक साइलेंट स्ट्रगल होता है। किसी ने सिर्फ तालियां देखी, किसी ने सिर्फ स्पॉटलाइट देखी, लेकिन उन स्लीपलेस नाइट्स को, उन रिजेक्टेड कॉल्स को, उन एम्प्टी पॉकेट्स को किसी ने नहीं देखा। नासिक के कुछ बंदे सिर्फ म्यूजिक से प्यार करते थे, ना इंडस्ट्री कनेक्शन, ना गॉडफादर, ना कोई शॉट, बस एक ड्रीम कि एक दिन उनका म्यूजिक लोगों के दिल तक पहुंचे। और फिर शुरू हुआ MH15 द बैंड का सफर। 2000 प्लस लाइव शोज, वर्ल्ड रिकॉर्ड मूवमेंट्स, बट ट्रस्ट मी, ये स्टोरी अचीवमेंट्स की नहीं है। ये स्टोरी है उन लोगों की जिन्होंने म्यूजिक को सिर्फ करियर नहीं, अपनी जिंदगी बना दी। आखिर कैसे, जानेंगे उनकी पूरी अनटोल्ड स्टोरी टॉक्स विद मीनाक्षी शो में। हाय, हेलो, नमस्कार दोस्तों। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। नासिक की गलियों से निकला एक सपना, कॉलेज की दुनिया से शुरू हुआ एक सफ़र, और आज लाखों दिलों की धड़कन बन चुका एक नाम। स्टेज पर जब ये परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ म्यूज़िक नहीं बजता, इमोशंस, एनर्जी और जुनून की आवाज़ गूंजती है। कॉलेज के जैमिंग से लेकर बड़े स्टेज तक, स्ट्रगल से लेकर स्टैंडिंग ओवेशन तक, आज हम जानेंगे द MH15 बैंड की वो कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, वेलकम टू टॉक्स विद मीनाक्षी शो। मैं हूँ मीनाक्षी और आज हमारे साथ है नासिक की शान द MH15 बैंड। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट्स माय ऑनर कि द प्राइड ऑफ नासिक आज मेरे सामने है। इट्स वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आप हमारे शो पर आए, और आज का कन्वर्सेशन बहुत यूनिक होगा ऐसे मुझे लगता है। तो जैसे MH15 ये नासिक की आइडेंटिटी है और एक आपके बैंड की आइडेंटिटी है, तो ना कोई गॉड फादर, ना कोई इंडस्ट्री कनेक्शन, कुछ बड़ा स्टेज नहीं, कॉलेज लाइफ से आपने एक जर्नी स्टार्ट की थी, ये मैं जानती हूँ और कुछ लोग जानते हैं, बट मैं आपसे ही जानना चाहूँगी द MH15 बैंड की स्टोरी। तो MH15 की शुरुआत कैसे हुई थी? हम सब लोग एक कॉलेज इवेंट में मिले थे। एक्चुअली वो कॉलेज में हम लोग साथ में नहीं थे, हमारी हर एक की फील्ड अलग अलग थी, मतलब कॉलेज में जो सीख रहे थे हम लोग। बट जहाँ पे एक कॉलेज के एक शो के लिए हम एक इवेंट ऑर्गेनाइजर से एक सब लोग जुड़ गए थे साथ में। सभी को अलग अलग से उसने बुलाया था, देन साथ में हम मिले, देन वो टाइम पे हमारी पहचान हुई। तो फर्स्ट टाइम हमने साथ में ऐसा परफॉर्म किया ऑन स्टेज। वहाँ से एक्चुअली हमारा एक बॉन्ड शुरू हुआ। वो एक स्टार्टिंग डे था जिस दिन हमने साथ में एक बोलते कैजुअल जैमिंग काइंड ऑफ ही था वो। तो किया, देन उसके बाद एक्चुअल हम एक दूसरे को पहचानने लगे। मतलब हर एक का रोल अलग अलग है बैंड में। जैसे विनेश का ड्रम्स है, गणेश का कीबोर्ड है, और मैं गिटार एंड वोकल्स करता हूँ। इनिशियली ये रोल्स हमारे ये थे नहीं, ये अब है। एक्चुअली पहले बैंड में अलग अलग मैं कीबोर्ड प्ले करता था, गणेश गिटार प्ले करता था, ऐसे सब अलग अलग करके जब एक साथ हम मिले, तो मिलने के बाद एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुआ। ये तो जस्ट एक बोल सकते कोइंसिडेंस, हम साथ में आ गए थे उस दिन। तो उसके बाद एक्चुअल एक मूड ऐसा आया कि हम साथ में सब मिलने लगे, जैम करने लगे, अलग अलग डिस्कशन, म्यूज़िकल डिस्कशंस करने लगे, देन प्रैक्टिसेस होने लगी। हमें आगे क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, क्या क्या और करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों से एक दूसरे के साथ रह के आज जो MH15 ये बैंड है आपके सामने है। तो 3 अलग अलग टैलेंट एक जगह पे एक साथ आए और द MH15 बैंड का सफ़र स्टार्ट हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। बट मुझे जानना है, एक क्यूरोसिटी है कि द MH15 बैंड ही क्यों नाम चूज़ किया आपने? कोई और भी हो सकता था नाम? एक्चुअली और ही था अलग, बैंड का नाम दूसरा ही था। इसकी क्या स्टोरी है? उसकी स्टोरी ऐसा है कि वो बैंड का नाम नहीं लूँगा मैं, जब पहले हमारा था, बट किसी और का है अभी वो। नॉट इन नासिक बट दिल्ली में है वो बैंड। तो वो नाम से हम काम कर रहे थे। शुरू किया, फेसबुक पे हमारा पेज बना था। वो टाइम पे इंस्टाग्राम और ये सब उतना था नहीं, तो फेसबुक पे ही हमारा ये चलता था। हर शो होने के बाद उस पर कोई भी हमारे जो ऑडियंस है उनके मैसेजेस या पोस्ट पे ही आता था।
तो दो सेम बैंड के मतलब फेसबुक पे वो पेजेस थे, एक दिल्ली का और एक अपना नासिक का। तो उनके कुछ मैसेजेस हमें आते थे, हमारे मैसेजेस उनको जाते थे। तो उनका मुझे फिर उसमें डीएम आया करके कि ये हमारा ऐसा ऐसा बैंड पहले से है करके, तो आप ये बैंड जो है ये नाम आप चेंज कर दो करके, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है करके। तो मैंने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं। देन उसके बाद ऐसे ही हम सब लोग उस पर कर रहे थे डिस्कशन कि क्या कर सकते हैं। देन आगे का विनेश बताएगा। एक्चुअली हम लोग एक शो से आ रहे थे, तो हम लोगों का प्लान चल रहा था कि नाम कुछ ऐसा हो जिसमें हम लोग नासिक को रिप्रेजेंट करें। तो हम लोग बहुत बार जब गाड़ियाँ कंटिन्यू जा रही थी, हम लोग गाड़ी में ही थे, तो बहुत बार नंबर प्लेट देख देख के ऐसा लगा हम लोगों को कि नहीं, दिस शुड बी द बैंड। क्योंकि हम लोग मोस्टली हम लोग सब नासिक से ही, बॉर्न एंड ब्रॉट अप नासिक से, तो हम लोगों का फिर बना कि नहीं, हम लोग नाम MH15 ही रखेंगे। तो तब MH15 नाम से कुछ भी नहीं था नासिक नहीं था। तब हम लोगों ने प्लान किया कि MH15 विल बी द नेम ऑफ द बैंड। तो ऐसा करके हम लोगों ने MH15 द बैंड नाम रखा है। बहुत यूनिक आइडिया है सर ये कि MH15 ये नासिक की आइडेंटिटी और अब आपकी भी आइडेंटिटी बन चुकी है। ऐसा होता है कि जहाँ पे भी हम परफॉर्म करने जाते हैं ऑल ओवर, जैसे कहीं पे भी जाओ MH15 सुन के हर एक कोई ना देखते ही MH15 मतलब क्या। जिनको पता नहीं वो भी सर्च कर लेते कि MH15 क्या, या आके पूछते हैं कि MH15 क्या। तो देन हम बोलते हैं महाराष्ट्र 15 मतलब नासिक। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो MH15 बैंड है एक नासिक के मिट्टी से निकला हुआ एक सपना है। राइट। आप नासिक का नाम ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है हम नासिकर्स के लिए। तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे 2000+ लाइव शोज, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये सफ़र कुछ आसान नहीं रहा होगा। इसके बैक स्टेज बहुत सारे स्ट्रगल रहे होंगे। तो मैं वो स्ट्रगल और टफ फेजेस क्या थे यहाँ तक पहुँचने के, वो जानना चाहूँगी। जनरली कोई एक बैंड स्टार्ट होता है तो सबसे पहले होता है कि म्यूजिशियंस तो सब होते हैं, बट सबसे ज़्यादा वो म्यूज़िक से लेके पैशन, उसके लिए हम दिल से कितने मतलब एक बोलते हैं कि वो पैशनेट वो कर रहे हैं काम, उसमें वो बहुत ज़रूरी है। और सबका एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को समझाना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, ये एक बैंड में बहुत ज़रूरी चीज़ है। तब जाके एक बैंड कुछ आगे कर सकता है। बिल्कुल। मेन फेज तो वही होता है कि एक टीम वर्क करना। मतलब बैंड में डिस्प्यूट्स होते हैं, हर एक की सोच अलग होती है, बट वो होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो एक दूसरे के साथ वो शेयर करेंगे नहीं, एक दूसरे की कमियाँ अच्छाइयाँ बताएंगे नहीं, तब तक वो इम्प्रूव होगा नहीं। और एक जो लेवल होता है वो लेवल तक पहुँचना पॉसिबल होगा ही नहीं। मुझे लगता है एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप तभी होती है जब हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करते हैं, तो पार्टनरशिप 100% ग्रो करती है। करेक्ट। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपका रोल बैंड में कीबोर्ड प्लेइंग का है, तो कीबोर्ड प्लेइंग को लोग इतना कुछ इम्पोर्टेंस देते नहीं है। उनको क्या लगता है सिर्फ हाथ घुमाए, कुछ म्यूजिक निकला और चल रहा है। बट मैं आपसे आपका स्ट्रगल जानना चाहूँगी कि कितना टफ है वो प्ले करना, सिंक्रोनाइज करना, आर्टिस्ट के साथ सिंक्रोनाइजेशन करना। कि कोई भी गाना है तो उसका पूरा बैकग्राउंड आपको प्ले करना पड़ता है कीबोर्ड। जैसे कुछ फीलर्स होते हैं, म्यूजिक पीस होते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैकग्राउंड में प्ले होती है। अभी लोगों का कैसा होता है कि लोगों को शायद वो चीज़ दिखती नहीं है। जैसे कि सिर्फ एक कीबोर्ड का एक मॉडल नंबर आगे दिखता है, कोई नाम दिखता है, फिर उसके पीछे जो कीज़ होती है वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी फिंगरिंग पोजीशंस कैसे चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग क्या हो रही है, वो नहीं दिखता है। इसलिए शायद वो है कि इतना इम्पोर्टेंस उसको नहीं मिलता है। और मेन क्या होता है कि पूरे बैंड में मतलब बहुत ज़्यादा काम कीबोर्ड का ज़्यादा रहता है। मतलब रिदम्स के बाद, वोकल्स के बाद जो भी फिलर्स देने का काम कीबोर्ड करता है। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो प्ले करने पड़ते हैं, उनकी स्टाइल्स रहती है अलग अलग, वो स्टाइल्स के साथ उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। राइट। तो मुझे लगता है कि कीबोर्ड प्ले करने में कंसंट्रेशन भी बहुत लगता है। कोई एक बीट भी मिस हो गया तो आर्टिस्ट भी कंफ्यूज हो जाएगा और सब कुछ मैसअप भी हो सकता है। वो तो होता है मैम कि बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का उसमें। राइट। लोगों को सिर्फ परफॉर्मेंस दिखती है, बट उसके बैक स्टेज में कितने स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, डेडिकेशन है, वो लोग शायद मिस कर देते हैं।
तो जैसे आप बोल रहे थे कि हम एक दूसरे से बात करके सब कुछ सॉल्व करके बैंड आगे चल रहा है, बट शायद कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स होती होंगी, तो आर्ग्यूमेंट्स पे कैसे डील करते हो आप? हमारी आर्ग्यूमेंट्स रोज होती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस अपना इम्प्रूवमेंट के ऊपर होती है। ओके, पॉजिटिव वे में होता है, और हमारा वो रिलेटेड टू म्यूजिक ही होता है, रादर देन हम लोग ये आर्गुमेंट्स कुछ होता ही नहीं हमारा, क्योंकि म्यूजिक इज मेन थिंग जो हम लोगों को कनेक्टेड रख रहा है करके, राइट। और हम लोगों को लोगों से और लोगों से कनेक्ट करता है, कनेक्ट तो आर्गुमेंट उस पे होना ज़रूरी है, और वो होना ही चाहिए। तो उस होना पे ही हम आर्गुमेंट्स के ऊपर सॉल्यूशन निकालना, ये सबसे पहले प्रायोरिटी होता है कि राइट। ये क्या मतलब हो रहा है और इस पे क्या करना चाहिए कि वो आगे जाके ये सेम चीज़ ना हो, इस पे मेन फोकस होता है हमारा। राइट। तो जैसे हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे, मैं आपके MH15 बैंड को एक ब्रांड ही कहूँगी, तो हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे अप्स एंड डाउन्स होते ही है। तो कभी ऐसा फेज आया कि शायद आपको लगा ये बंद करना पड़ेगा, या हमारी फ्रेंडशिप या हमारा बैंड टूट जाएगा, ऐसा कभी हुआ? सर आप बोलना चाहेंगे, आप स्माइल कर रहे हो। नहीं, एक्चुअली लकीली हम लोगों का कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग, आप अगर कोविड भी देखोगे, कोविड टाइम था सबसे हाँ, main कोविड कि टाइम था। जितने भी आर्टिस्ट थे वो लोगों ने कुछ ना कुछ दूसरे सोर्सेस बदल दी, राइट। पैशन छोड़ के दूसरा सोर्स, इनकम सोर्स चुना। वो हम लोगों को कभी करना नहीं कर पड़ा है, बिकॉज हम लोगों में पहले से हम लोग एक दूसरे को इतना जानते हैं, और हम लोगों का कम्युनिकेशन बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहता है। कोविड के टाइम पे भी हम लोग उतने ही स्ट्रांग थे कि हम लोगों को कभी नहीं लगा, या कभी शायद आगे लगेगा भी नहीं, कि MH15 को कहीं पे एक फुल स्टॉप आए। बिकॉज हम लोगों ने ऑनलाइन तब से कोविड के टाइम पे, अब जैसे मैंने बताया आपको कि हर एक का है ना, एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि स्टडी करके आप म्यूजिक नहीं कर सकते हो, या स्टडी किसे, फॉर एग्जांपल अभी राहुल जैसे मैंने बताया कि MCA डिस्टिंक्शन हुआ है, तो वो चीज़ों को उसने, कंप्यूटर का उसको अच्छा नॉलेज है हम लोगों से, तो वो चीज़ों को उसने यूज़ किया। हम लोग ऑनलाइन भी इवेंट्स किए हैं हम लोगों ने कोविड में, और बहुत सारे इवेंट्स किए। हम लोगों ने म्यूज़िक वर्कशॉप्स लिए हैं हम लोगों के, फिर जैसे MH15 म्यूज़िक एकेडमी है हम लोगों का, दूसरा हमारा 0253 नाम से ही म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है नासिक में ही। तो ये चीज़ें हमने लॉकडाउन से प्रॉपर स्टार्ट किया। बट 0253 का भी मैं ये देना चाहूँगा, क्या आप लॉजिक लगा सकते हो कि 0253 क्यों दिया है नाम? ये पिन कोड है, पिन कोड टेलीफोन, नहीं, फोन नंबर का फोन नंबर का कोड, तो वो भी नासिक से ही रिलेटेड है। बेसिकली आपकी आइडेंटिटी नासिक से ही है, और आप नासिक को ही प्रेजेंट कर रहे हो हर जगह। एवरीथिंग इज लाइक नासिक। यस। तो वैसे हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं, हम लोग अभी भी जितने इंडिया में हैं बच्चे और NRIs हैं, उनके क्लासेस होते हैं। कोविड से लेके हम लोगों ने क्लासेस का स्टार्ट किया कि बच्चों को, जितने भी बच्चे घर पे बैठे हैं, उनको भी थोड़ा सा म्यूज़िक एजुकेशन मिले। तो मतलब जो मेन डाउनफॉल आना चाहिए था वो कोविड में ही होना चाहिए था, अगर आता तो राइट। बट वैसा हमारे साथ लकीली हुआ नहीं। वो भी चीज़ें हम लोगों ने अपने आपस में एक दूसरे पे ध्यान दिया कि भाई कैसे कौन ग्रो कर सकता है। तो हमें MH15 का सबसे बड़ा मेन स्लोगन पहले से रहा है कि ग्रो टुगेदर, ये कंसेप्ट में हम तीनों चलते हैं। तो गिव अप किए बिना आप आगे बढ़ रहे हो स्टेप बाय स्टेप, और आपकी जर्नी चालू है और आगे भी बहुत सक्सेसफुल जर्नी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। तो जैसे अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है आपका ड्रमिंग को लेके, तो उसके पीछे क्या था, बिहाइंड द सीन जानना चाहूँगी। कैसा लगा था जब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया था आपने? सबसे मेन ये था कि हम लोगों ने कभी किसी ब्रांड के अंडर या तो फिर पब्लिसिटी के लिए नहीं किया है कुछ भी। फॉर एग्जांपल कुछ फाउंडेशंस के लिए हम लोगों ने प्ले किया। सबसे पहले स्टार्ट किया था 16 आवर्स नॉन स्टॉप ड्रमिंग का, जो विदाउट सिंगल ब्रेक, नो वॉशरूम, नो वाटर, नथिंग, सिर्फ आप 16 घंटा प्ले करते हो। उसमें जितना भी हम लोगों को बेसिक डोनेशंस आया था वो एक फाउंडेशन है, हमने उनको दिया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अगर उससे किसी का फ़ायदा होता है तो वो हमारे लिए मेन है। किसी बुक के अंडर अगर खुद के नाम को आपको लाना है तो आपको उनको भी पे करना है, उनको भी अच्छा एक बल्क अमाउंट में आपको पे करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि वो ना करते हुए हम लोग कुछ ऐसा करें जो ऑब्वियसली यूनिक हो और वो किसी को यूज़फुल। उसके बाद फिर 32 आवर्स का किया कि 32 आवर्स नॉन स्टॉप ड्रमिंग किया।
उसमें जो भी डोनेशन आया वो भी हम लोगों ने फाउंडेशंस को दिया। और उसके बाद 50 आवर्स का जो था 52 आवर्स नॉन स्टॉप यस वो किया, तो उसमें भी जो भी डोनेशंस आया वो हम लोगों ने मदद किया। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो भी हम लोग चीज़ें करें उससे सबका बेनिफिट हो। मुझे लगता है ये ग्रेट इनिशिएटिव है कि म्यूज़िक के साथ साथ आप डोनेशन का भी काम कर रहे हो, ह्यूमैनिटी दिखा रहे हो सोसाइटी की तरफ। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग उस तरह सोच पाते और कर पाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। बैक टू पॉइंट आते हैं। यस तो जैसे म्यूज़िक आपकी लाइफ में बचपन से था या कैसे ऐड हुआ म्यूज़िक आप तीनों की लाइफ में, मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो जैसे मेरा 10th हुआ था तो मैं एक क्लास था उपनगर में, वहाँ पे गया था। वहाँ पे देखा, पहले इंक्वायरी किया तो मुझे मतलब मैंने शोज देखे थे जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है, तो वो सब देखा हुआ था, तो मुझे लगा कि करना चाहिए इसमें। तो वहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ, तो 10 दिन मैंने क्लास किया। फिर उसके बाद वहाँ पे जो ओनर थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप जॉब करोगे क्या? मतलब पहले तो पूछा आप क्या करने वाला है, तो मैंने बताया कि म्यूज़िक में ही करने वाला। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हो और उसके साथ सीख भी सकते हो। तो मैं 2 साल वहाँ पे कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर लगा कि बाहर शोज करना चाहिए। फिर ऑर्केस्ट्रा में जाने लग गया मैं 2-3 साल। तो उसके बाद फिर हम लोग जैसे मिले तो फिर बैंड हम लोगों ने शुरू किया। वहाँ से लेके फिर अलग अलग जगह पे जाने लगे, जैसे नासिक के जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे इंक्वायरी बढ़ती गई फिर बाहर करने लगे शोज। मेरा ऐसा था कि मेरा मेन जो प्लेस है पिंपलगांव बसवंत का, मैं वहाँ से हूँ, नेटिव। और मैं जस्ट 3 साल पहले नासिक में शिफ्ट हो गया। बट वहीं से मैं अब तक अप डाउन कर रहा था इतने साल। स्कूलिंग 12th तक तो मेरा वही था, बट म्यूज़िक जर्नी मेरा 5th स्टैंडर्ड में जैसे मैं स्कूल मेरा प्राथमिक से इसमें मैं सेकेंडरी में गया था। तो वहाँ पे एक म्यूज़िक के हमारे सर थे, ढोले सर करके, तो उन्होंने से जस्ट टेस्ट ले रहे थे किसको कुछ बजाना आता है क्या। तो मुझे ऑलरेडी मेरे डैड से मुझे बर्थडे में कीबोर्ड गिफ्ट मिला था, तो उसमें मैं घर पे सुन के टीवी पे जो सॉन्ग्स चलते थे वो मैच करके ट्राई करता था। तो मुझे ऐसा टेक्निकल कुछ नहीं पता था, नोट्स क्या होता है क्या नहीं, बट मैं सुन के बजा पाता था। तो उनको मैंने वहाँ पे हारमोनियम पे बजा के दिखाया। उनको थोड़ा एक समझ गया कि ये जो भी सुना है वो प्ले कर देता है विदाउट एनी टेक्निकल्स। तो वैसे वो घर पे आए, पर्सनल उन्होंने विजिट किया घर पे। वो बोले कि ये म्यूज़िक में बहुत अच्छा सेंस है करके, तो ये आगे इसमें कर सकता है, तो आप इसको सिखाओ, इसमें क्लास करवाओ। बट अगर फ्लैशबैक में अगर वो टाइम पे अगर हम जाते हैं तो ये म्यूज़िक के लिए मतलब इम्पोर्टेंस उतना था नहीं था कि वो हम किसी को पेरेंट्स को और इनको हम उसमें ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो था ही नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया सराउंडिंग था नहीं, उसमें आगे क्या हो सकता है इसका कोई मतलब पिक्चर क्लियर ही नहीं था। तो जस्ट मैंने क्लास तो शुरू किया था, बट वो भी एक कुछ सालों बाद वो भी बंद छोड़ दिया हो गया कि सबका था कि स्टडी करो आगे कॉलेज करना है, ये करना है, ऐसा वैसा वो चल रहा था। देन 12th तक तो मेरा ऐसा ही गया। बट जब मैं कॉलेज में डिग्री के लिए नासिक में जब मैं अप डाउन करने लगा, तो सिटी में थोड़ा जो पिंपलगांव और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस था कि यहाँ पे कुछ लड़के लड़कियाँ इंस्ट्रूमेंट लेके दिखते थे, गिटार। तो वो एक अट्रैक्शन बढ़ रहा था कि ये सब क्या करते, कहाँ जाते, कैसे करते, मतलब उतना था नहीं अवेयरनेस। तो वहाँ पे थोड़ा था कि नहीं कुछ सीखना है आगे। तो ऐसे जाके फिर थोड़ा मैंने घर पे फोर्स किया, मुझे थोड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेना है, छोटा था वो। मुझे करना है कुछ इसमें आगे, मुझे बहुत उसमें मतलब लगाव है ये चीज़ से। तो वो टाइम पे कीबोर्ड, फिर थोड़ा एक बड़ा कीबोर्ड ले लिया, एक सेकंड हैंड गिटार ले लिया। ऐसे करके प्रैक्टिस शुरू किया थोड़ा, फिर सुन के और टेक्निकल सीखने का ट्राई किया। फिर भी ऑनलाइन इतना था नहीं, जैसे यूट्यूब पे सब मिलता है, वैसे पहले नहीं कुछ नहीं था। वो सिर्फ जो अपना मतलब गॉड गिफ्टेड है वही मैं प्रैक्टिस करके यूटिलाइज करता था। देन कॉलेज में जैसे ही हमारा ये जो कॉलेज के डेज आते हैं गैदरिंग्स, तो उसमें मैंने 1-2 सॉन्ग्स परफॉर्म किए मेरे कॉलेज में। तो वहाँ पे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और कॉलेज में कैसा ये सारी चीज़ों का फिर मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो देते थे
तो और थोड़ा ये बूस्ट हो गया मैं कि ये Yes. कुछ मैं चीज़ें मैं हैंडल कर सकता हूँ। राइट। तो ऐसे फिर मेरा म्यूज़िक जर्नी यहाँ पे एक्चुअल स्टार्ट हुआ, मतलब कॉलेज Okay. के टाइम पे। College देन के time आगे से। बैंड मिला, ये सारा देन जर्नी Yes. वो होता गया। देन कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए, वो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट्स लिए, उसमें वॉइस ऑफ नासिक का एक था, उसमें वो Yes, फर्स्ट yes. प्राइज़ भी मिला मुझे। ओके, And ऐसा सब उसके बाद फिर घर वालों का थोड़ा एक देखने का ये नज़रिया चेंज हो गया change हो कि गया। नहीं कर रहा है कुछ, कि मेहनत कर रहा है कर रहा है, Yes. तो उन्होंने भी वो उनका जो पहले निगेटिविटी था वो पॉजिटिव होके वो सपोर्ट करने लगे उसमें। सर, आपको बचपन से म्यूजिक पसंद था या कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हुआ? मैं जब स्कूल में था तो मेरा एल्डर ब्रदर है, वो स्टेज पे प्ले करता था, तो तब के टाइम पे कॉन्गो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, ड्रम सेट तो नहीं था। ड्रम सेट नहीं था। तो मेरा सबसे पहला आइडल वो है कि उसके थ्रू मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, और मुझे सिर्फ और सिर्फ रिदम ही पसंद था तब से। ओके। मतलब मैं कभी गिटार या कीबोर्ड की तरफ मैं गया नहीं, मुझे वही पसंद था। फिर उसके बाद 10th तक स्कूल में ड्रम सेट तो तब मिलता ही नहीं था, कहीं पे भी देखने के लिए भी नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं 10th की छुट्टियों में मैं मिला इनको, जो हमारे ये बैठे हैं कीबोर्डिस्ट, तो मेरे ड्रम का पहला गुरु है। ओके। तो इनसे स्टार्ट हुआ, इन्होंने जितना इनको आता था उतना उन्होंने सिखाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को अगर करियर करना है तो मैं ड्रम्स में ही करूँगा करके। तो पहले इनसे सीखा, फिर ऐसे ही बहुत सारे जगह पे जाके, पुणे में और बाकी सब सिटीज़ में, मुंबई में सब जाके, चेन्नई में सब अलग अलग जितने गुरु हैं उनसे मैं सीखा, थोड़ा थोड़ा बेसिक करता गया। तो तब का एक ऐसा बनता है ना कि तब लोग है ना जल्दी आते नहीं हैं म्यूज़िक में। आज भी जितने भी लोग हैं वो पहले देखते हैं कि कहाँ पे इनकम सोर्स बन सकता है, Yes. उसके बाद वो म्यूज़िक में आएंगे। बट हम तीनों वो चीज़ों से बहुत अलग थे। हमने म्यूज़िक स्टार्ट किया, हॉबी को पैशन में कन्वर्ट किया, पैशन फिर प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ। और वो जो बहुत डिफ़िकल्ट है। वही एक रीज़न है कि आज लोग म्यूज़िक में ज़्यादा आप देखेंगे टिकते नहीं, या तो कोई बैंड बनता है तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। Yes. और वो आपस में सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि ग्रजेस बहुत ज़्यादा बन जाता है, या Right. ईगो होता है कि अभी फॉर एग्जांपल कोई सिंगर अगर बहुत ज़्यादा नाम कमा रहा है तो लोगों को लगता है यार मैं सिंगर बनूंगा, ड्रमर बना तो मुझे कोई ज़्यादा लोग जानेंगे या नहीं। कीबोर्डिस्ट बना तो। ये हम तीनों में कभी नहीं हुआ है। ओके। वो एक रीज़न है कि अपने अपने फोटे में हम लोग रहे। मैं एज अ ड्रमर कर रहा हूँ तो मैंने सोचा नहीं मैं ड्रम में ही करियर करूँगा। गणेश सर है वो कीबोर्ड गिटार प्ले करते हैं, तो हम लोगों ने वो काम छोड़ के वोकल्स में कभी ये नहीं किया है कि नहीं मैं भी लाइमलाइट पे आना चाहिए और मुझे भी करना चाहिए। बट आज का सिनेरियो ये है ना कि ये जो MS-15 है ये किसी एक के नाम से नहीं पहचाना जाता, हर एक का अपना अपना प्लेस है। ड्रमर विनेश नायर, कीबोर्डिस्ट गणेश जाधव और मैं राहुल, ऐसा पहचाना जाता है वो। मुझे लगता है कि सबका एक यूनिक टैलेंट होता है और उसी टैलेंट के वजह से उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनती है। अगर हमारा जो टैलेंट है हम उस पे हार्ड वर्क करें, उसी पे आगे काम करते रहे तो हम भी लाइमलाइट में आ जाएंगे। करेक्ट। बट आजकल के यूथ्स थोड़ा अलग सोचते हैं, जेन-ज़ी और जेन अल्फा, उनको पहले मनी चाहिए फिर उसको पैशन बनाते हैं वो। फेम भी एक ऐसी चीज है ना, फेम चाहिए और मनी पहले चाहिए, मतलब उसमें काम बाद में देखेंगे क्या इम्प्रूव करना है। हाँ, यस। पहले ये सारी चीजें चाहिए कि सब मुझे चाहिए, ऐसा है करके। जैसे आपने बताया कि लोकल बैंड्स नहीं सरवाइव कर पाते लॉन्ग टाइम तक, तो क्यों नहीं सरवाइव कर पाते इंडिया में लोकल बैंड्स? एक्चुअली लोकल बैंड से ज़्यादा अगर बोले ना तो एक इमोशनल आप समझ लो, एक म्यूजिशियन कभी भी एक इमोशन उसको पता होना चाहिए, चाहे वो ड्रम प्ले करता हो, चाहे गाता हो, चाहे कीबोर्ड प्ले करता हो। अगर उसको वो चीज़ों को अगर इमोशंस नहीं समझता है तो वो बहुत डिफिकल्ट है सरवाइव करना। इवन आप अगर देखोगे तो हमें जितना याद है, हम लोग जितना नासिक में स्टार्ट किया, नासिक में जब हमने स्टार्ट किया हमको हर बार एक ही लाइन आता था सुनने को कि अरे यार तुम लोग नासिक में क्या कर रहे हो, तुम लोग मुंबई जाओ, मुंबई में ज़्यादा स्कोप है। बट अगर आप देखो कि सब चीज़ें अगर मुंबई में ही जाके करना है तो फिर इसलिए तो नासिक में वो म्यूज़िक का क्रेज़ नहीं है। और मैं तो मतलब
1% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि MH15 जब स्टार्ट हुआ उसके बाद सबको लगा कि भाई नासिक में भी इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमसे भी सीनियर लोग हैं नासिक में, हमसे भी सीनियर लोगों ने बैंड स्टार्ट किया बट आगे वो सरवाइव नहीं कर पाए, या तो इंडिविजुअली वो आज भी म्यूजिक में है या तो किसी के कोलैबोरेशंस में चल रहे हैं। वो इसके लिए इसी वजह से हुआ कि आपस में जब मैं राहुल को बोलता था कि कहीं थोड़ा डाउनफॉल आया, मैं बोलता था नहीं अपन ये नहीं छोड़ेंगे, इसी में करेंगे, या गणेश भी आए तो हम लोगों ने एक दूसरे को कभी छोड़ा नहीं है साथ में। राइट होता है हम लोगों में, जैसे आपने बताया ना, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैवी लेवल पे हो जाते हैं, मैं इसके बारे में उनको बोलूंगा, वो इसके बारे में मुझे बोलेंगे, और ये लोग मेरे बारे में बोलेंगे, बट वो सब अपार्ट है। बट वो जब स्टेज पे आता है ना हम लोगों का, तो हम तीनों बहुत अलग है। यस, स्टेज पे जो कंपैटिबिलिटी है, जो कॉम्बिनेशन है, वो मिस नहीं होना चाहिए। म्यूजिक में नहीं है, वो चीजें तोड़ी हमने। तो वो चीजें आज भी आप देखोगे ना, किसी को आप अगर बोलोगे कि नहीं तो म्यूजिक स्टार्ट करो, तो वो पहले बोलेगा पैसा कितना है। हाँ, तो वो वर्ड हमने कभी नहीं देखा, और हमने बहुत लोगों के लिए शोज किए, सब किए। हम लोग कभी मनी माइंडेड नहीं बने। यस, स्टार्टिंग फेज में फ्री में भी शोज किए हैं, बहुत सारे, मतलब जेब से पैसा डाल के किए। हम लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, आप बिलीव करोगे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। हम लोग रिक्शा में दूसरे से रेंटल पे इंस्ट्रूमेंट लेके हम लोग शोज किया है हम लोगों ने। तो वैसा सब टाइम देखा है हमने, बट वो स्ट्रगल भी इंजॉय किया है। बारिश में आप बोलोगे ना, तो हम भीगते थे हमारे इंस्ट्रूमेंट को। राहुल का मैं आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ, ये जब आता था ना, तो इसका हेलमेट का जो ग्लास रहता है आगे का फ्रेम, वो एक साइड से टूटा हुआ था, वो पिंपलगांव से यहाँ से, और तब हमारे पास ऐसा भी नहीं था कि मैं या कोई उसको बोल पाया अरे तू हमारे घर पे रुक जा। राइट, सबके सिचुएशन वैसे थे हम लोगों के। तो वो वहां से लेके ठंडी में ट्रैवल करता था। गणेश भी आते थे, कीबोर्ड के ऊपर वो पूरा पॉलिथीन लगाया हुआ है, बेसिक कीबोर्ड, उसके ऊपर पॉलिथीन। भाई अपन भीगे चलेगा, बट अपने इंस्ट्रूमेंट तो हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तभी भी म्यूजिक को ज्यादा दिया। कहीं पे भी शो, हम लोग 2 व्हीलर पे, अभी समझो पिंपलगांव में अगर इवेंट है तो हम लोग 2 व्हीलर पे पूरा ड्रम्स टांग के, पूरा कीबोर्ड, इनका कीबोर्ड लेके, वैसे हम लोग ट्रैवल करते थे। तो आज कैसे ना लोगों को MH15 बैंड का फेम, नेम सब दिखता है, बट उसके पीछे का जो स्ट्रगल है आज मुझे समझ में आया, और मैं सारे लोगों तक ये स्टोरी, आपका स्ट्रगल पहुंचाना चाहूंगी। जैसे इन्होंने बताया कि हमने क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, तो हार्डली उन्होंने 10-20% ही शेयर किया अब तक कि क्या एक था वो स्ट्रगल पीरियड। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हिडन है अभी, मतलब हम लोगों को छोड़ के इवन फैमिली मेम्बर्स को भी पता नहीं कि हम कैसा स्ट्रगल फेस करते थे। जैसे इन्होंने बताया कि इंस्ट्रूमेंट सब ये लेके जाना, देन जो सीज़न से रेनी सीज़न, देन विंटर, कुछ जगह पे जैसे इवेंट्स को जाते थे हम लोग, तो 7 बजे जैसे एंटरटेन करना शुरू करते थे। तो आप क्या मतलब एक गेस कर पाओगे कितने टाइम तक हम प्ले करते थे? बेसिक एक आर्टिस्ट बैंड परफॉर्म करते हैं, बेसिक आर्टिस्ट और बैंड जो परफॉर्म करते हैं 1 घंटा या 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा या 2 घंटा। तो ये आपने मैक्सिमम ये वर्ड भी यूज़ किया है वहाँ पे। हम शुरू करते थे 7 बजे और प्ले करते थे सुबह 4-4, 5-5 बजे तक। OMG। और ऐसा था कि वो ऐसे फार्म हाउसेस थे, साइड में रिवर, तो ठंडी ऑलरेडी। गाना जो कुछ एक पुराने, अगर आपने हमारा प्रोफाइल सर्च किया ना, जो माइक इसके सामने जो गा रहा हूँ ना, सब वो अपना निकलता है ना, स्मोक निकलता है, वो सब दिखेगा वो टाइप पे। इतने ठंडी में हमने इतने घंटे बजाए कि वो एक स्ट्रगल पीरियड था, क्योंकि हमें भी करना था और ये पैशन था, इसलिए हम कर रहे थे। वो मजबूरी नहीं बोल सकते उसको, हमें भी मज़ा आता था, बट किया है हमने, मतलब वो सारी चीज़ें। देन जैसे हम वहाँ से वाइंड अप करके निकलते थे ना, लोग मॉर्निंग वॉक को निकलते थे। ऐसा वो दिखता था। कैसे होता है ना सर, जब आपने म्यूजिक को पैशन समझा, कभी प्रोफेशन नहीं समझा, इसलिए आप सारे हर्डल, सारे स्ट्रगल पार करके आज एक टॉप लेवल का बैंड बन चुके हो। अगर म्यूजिक को प्रोफेशन की तरह आप देखते तो शायद गिव अप कर जाते कि मैं क्यों इतना करूँ, नहीं हो रहा है, कैसे हर्डल्स पास करेंगे, एक्सक्यूजेस देने लगते हैं लोग कि नहीं हो रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट आपने कुछ भी नहीं सोचा, बस आपके पैशन को फॉलो किया और आज एक टॉप लेवल पे आ गए आप।
तो जैसे आप तीनों ने सोचा कि म्यूजिक में ही करियर बनाना है, म्यूजिक को ही आगे लेके जाना है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? उनका अपोजिशन था या नहीं था? सर ने तो बताया कि पहले नहीं था सर फैमिली का सपोर्ट, बट बाद में हो गया। वो कैसा है, जैसे ही वो देखते हैं हमें, हम क्या Right. कर रहे हैं, हर एक पेरेंट का एक क्या होता है कि उनको ये नहीं होता कि ये करने देना है, ये नहीं करने देना है, उनको फाइनली देखना होता है हमें सक्सेसफुल राइट। कंक्लूजन हर ये चाहिए। पेरेंट्स वही चाहते कि बच्चे तो वही था सक्सेसफुल उनका। इवन हमें भी नहीं पता था म्यूजिक में हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, Right. बट हम कर रहे थे कि रुकना नहीं है, बस करते रहना है, जो भी आगे रिजल्ट आए वो देख लेंगे देख करके। लेंगे। Yes. बट वो रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसके बाद में घर वालों ने हमें सपोर्ट करना शुरू किया। सपोर्ट करना मतलब इवेंट्स शोज करते हैं तो ट्रैवल करना पड़ता है, लेट Right. नाइट बाहर रहना पड़ता है, Right. खाना पीना सारा शेड्यूल कुछ सेट नहीं है। कुछ नहीं। मतलब सबको हमारा जो दिखता है वो सोशल मीडिया पे दिखता है, एक स्टेज वो लाइफ दिखता है, बट Yes. बिहाइंड द सीन क्या होता है, स्ट्रगल्स, उससे हमें होने वाली मतलब हेल्थ इश्यूज, राइट। स्लीपलेसनेस, वो सारी चीज़ें हमें ही पता है। राइट। क्योंकि जैसे आप बता रहे हो 4-4 5-5 बजे तक आपने प्ले किया है, तो नींद की तो बैंड ही बज जाती होंगी। फिर हेल्थ इश्यूज तो ऑब्वियस है, होते ही है। हमारा जाने का टाइम फिक्स है, आने का टाइम आने का टाइम फिक्स नहीं है। यस। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप इवेंट करते हो तो हम लोगों का ऐसे भी टाइम है ना कि कोई बिलीव नहीं करेगा। हम लोगों ने शो किया है, अगले दिन दिवाली है, बंदा बोलता है कि नहीं आप पेमेंट लेके जाना, हम लोग बाहर खड़े हैं, 3-4 घंटे बाहर खड़े हैं पेमेंट के लिए, क्योंकि एक दिवाली एक त्योहार ऐसा है कि Yes. हर कोई चाहेगा ना घर में, और जेब में 1 रुपए नहीं है, नहीं। ठीक है, तो पेमेंट मिलेगा और उसके बाद हम लोग घर वालों के लिए कुछ लें, और रात Right. रात भर रुके हम लोग, 12-1 बजे तक हम लोग रुके हैं, 2 बजे 2:30 बजे पता चलता है बंदा फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठा है। तो ये जो सब टाइम है ना, ये आज के नहीं देख सकते, नहीं देख जो हमने उतने टाइम पे खुद पे बिलीव रखा कि नहीं ठीक है। वैसे ऐसे भी दिन गए हैं हम लोगों के। बहुत Right. लोगों को आज जो दिखता है ना MH15, या कोई हमारे कुछ चीज़ें देखता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट देखता है, गाड़ियाँ देखता है, बट उनको नहीं पता है कि ये भी एक टाइम है इन बंदों ने जो किया है, या उतनी मेहनत अगर वो चीज़ों में किया है। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस बहुत बार हुए, बिकॉज क्या होता है ना, नॉर्मली जितने भी लोग इवेंट्स बुक करते हैं, वो लोग को कभी शायद ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारी ही फैमिली है, और जो म्यूजिशियन होते हैं वो लोग बजा के उनको खुशी मिल जाती है, तो उनके घर में खुशी का ही किराना है सिर्फ। उनको ऐसा लगता है कि इनके घर में कुछ नहीं लगता है, खाना नहीं लगता है या नहीं लगता है, तो ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मली शोज हो गया, शोज होने तक 4-5 बार कॉल आएंगे ये आएंगे। जब बारी आती है कि भाई हाँ, जो आर्टिस्ट ने प्ले किया है बचपन से, जो मेहनत करके वो ये लेवल पे आया है, उसको भी पैसा लगता होगा ना घर के लिए, उसके भी लाइट बिल होंगे, उसके भी खर्चे होंगे, वो ये लोग भूल जाते हैं। इवेंट हो गया, फिर आपका फिर कॉल शुरू होता है, फिर आप फोन करते हो 10 बार कि सर पेमेंट कब होगा, अरे कल देता हूँ, परसों देता हूँ। बट वो चीज़ें ना बहुत फेस की है। हाँ, हालांकि अभी भी कहीं कहीं पे फेस करना पड़ता है वो, बट वो तब के टाइम पे बहुत फेस किया। होता ये एक सैड रियलिटी है कि लोग रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं प्रोफेशन को। कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता है, मुझे लगता है कि सब लोग मेहनत करते हैं, तो उनको आप रिस्पेक्ट दीजिए, उनके काम का उनको रिटर्न दीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये बहुत सैड रियलिटी आपने शेयर की। लिटरली मुझे सैड फील होता है, क्योंकि हम में कभी हिम्मत नहीं हुई है किसी की भी कि हम लोग किसी होटल में गए हो और किसी को मतलब ऐसा बोला हो कि क्या है इतना टाइम लगता है क्या ये, क्योंकि वो जिस पे बीतती है ना वो नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। या कोई गेट पे खड़ा है, आपने उनको कुछ बोल दिया, ये सब, तो जिसने ये सब फेस किया है ना, वो बंदा कभी नहीं कर सकता। और क्या होता है, नॉर्मली लोग बैंड बुक करते हैं तो उनको लगता है कि अब ये बंदे को खरीद लिया है अपन ने। ये जो सोच है ना, ये चेंज होनी चाहिए। हाँ, ये क्योंकि आपके थ्रू अभी ये 10 लोग जब देखेंगे तो उनको समझेगा कि नहीं, आर्टिस्ट भी इंसान है, उसके भी जैसे आप लोग आपके घर वालों के लिए सब लोग काम करते हो, वैसा एक आर्टिस्ट भी अपनी फैमिली के लिए ही कर रहा है सब कुछ। उसको भी उतना ही हक है जितना आपको हक है। आपको अगर फैमिली को खुश करने का हक है, आपने अगर बैंड बुक किया है, आप उनके म्यूजिक से एंजॉय करते हो, तो जो आर्टिस्ट जो प्ले कर रहा है उसको भी इतना हक है कि उसके हक का जो पैसा है वो उसको टाइम टू टाइम मिले, ताकि उसके घर वालों को वो भी खुश कर पाए। राइट। और
फ्री में तो कोई लेता नहीं है। इतने सारे स्ट्रगल्स, ये सब कुछ करने के बाद घंटों खड़े होकर पब्लिक को एंटरटेनमेंट करना, ये कोई सादी बात नहीं है। बहुत सारे लोग बोर भी हो जाते हैं, बट आपका है उतना पोटेंशियल कि आप 3 घंटे 4 घंटे पब्लिक को एंजॉय करा पाते हो। हाँ। कि बिट भी वो बोर नहीं होते। उसका भी एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब हमने 16, 30, 50 आवर्स जब हमने प्ले किया था ना, बहुत लोगों ने पूछा कि सबको क्या लगता है ना, ये बैंड का कहीं ना कहीं इसमें फायदा होगा, जबकि हमारा 1 रुपए का उसमें कोई फायदा नहीं। तो वो आजकल वो मेंटेलिटी बनी गई है कि क्यों ये बंदा किसी के लिए करेगा, इसको जब फायदा नहीं है तो क्यों करना है। बट हमने वो टाइम देखा है, हमने देखा है कि भाई घर में क्या क्या चीज़ें लगती है और अब वो अपन नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे आज बच्चे हैं जो स्लम एरियाज में रहते हैं, समझो, जिनके लिए, उनके लिए हम लोग आज भी काम करते हैं। और बहुत कम लोगों को पता है। और ये बताना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जितने भी लोग आज आर्टिस्ट है ये करते हैं, तो उनका क्या है, सबका थोड़ा सेल्फिशनेस हो गया है सबको, कि नहीं मेरा पैसा मिल जाए मुझे, बस बाकी का क्यों देखना है, बाकी क्यों देखना। बट MS-15 ने कभी ये नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी कोशिश ये किया है कि हमारे म्यूजिक के थ्रू बाकी लोगों को भी कुछ फायदा हो रहा है, तो हमने वो किया। और यही क्या बोलते हैं ना, वो टाइम पे जो अभी जैसे राहुल ने बताया कि रात से लेके सुबह तक आप बजा रहे हो, तो यही चीजों को हम लोगों को ज्यादा एनर्जी मिल गई, ऐसा समझ लो। इतना देर बजा के कभी लगा ही नहीं कि 16 घंटे बजाया है, 30 घंटे बजाए, हैबिट हो गई। हाँ, और बहुत लोग तब पूछते थे, मतलब पर्सनली मुझसे पूछते थे, आप क्या 24 घंटा बजाते ही रहेगा क्या? तो वो मेरे बड़े ध्यान में था। मैं बोला नहीं, अभी बोला है 24 घंटा, तो चलो 24 घंटा बजा ही लेते। लोगों को थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और थोड़ी मेंटालिटी अगर चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। तो जैसे आप लोग बड़े स्टार्स के सामने परफॉर्म करते हो, या बहुत बड़ा स्टेज है, लाखों की भीड़ है, तो उस टाइम लोग सिर्फ आपका परफॉर्मेंस देखते हैं कि कितना अच्छा है, हाँ मज़ा आ गया। म्यूज़िक जब सुनते हैं लोग तो एक अलग ही मेमोरीज क्रिएट होती है, मोमेंट्स अलग ही होते हैं। बट मैं वो छोड़ के आपका प्रेशर, नर्वसनेस क्या होता है उस टाइम पे, वो जानना चाहूँगी। प्रेशर तो हर एक आर्टिस्ट को होता है, मतलब जैसे जाने वाले ऑडियंस होती है, हमें ऑडियंस पता नहीं रहती, उनके चॉइसेस क्या है, उनको हर एक का एक चॉइस अलग होता है। तो वो इतने लोगों को कलेक्टिवली हमें साथ में क्या ऐसा करना है जिससे वो सब कनेक्ट हो जाए। मेन तो ऑडियंस कंट्रोल करके उनको इन्वॉल्व करना ये होता है। और वो एक बार जैसे स्टेज पर जाते हैं तब तक वो होता है कि एक क्या होगा, जाके कैसा होगा शो। बट जैसे ही हमारे इंस्ट्रूमेंट, माइक और ये सब सामने आ जाता है, देन पता नहीं ऑटोमेटिकली कैसे उसमें हम मेल्ट हो जाते हैं और वो मैजिक सा क्रिएट हो जाता है। तो कभी ऐसा चालू होने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा बाद में ऐसा आता है माइंड में कि क्या करें हम, फिर भी डर लग रहा है। क्योंकि हमने मैक्सिमम ऐसे बहुत बड़े बड़े शोज भी किए जिसमें क्राउड 10,000 प्लस क्राउड भी था। तो वो मतलब ऑडियंस दिख नहीं रही थी इतना, मतलब ये स्टेज बड़ा था। तो फिर भी वहाँ पे जाने के बाद कुछ नहीं, जब तक जाते हैं तब तक एक डर रहता है। बट जाने के बाद वैसे होता है कि नहीं, उसके बाद म्यूजिक जो है वो लोगों को हर एक के दिल तक पहुँचाना है और एक अलग लेवल एक सेट करना है, बस इतना ही होता है माइंड। बेसिकली आप पूरा म्यूजिक में इन्वॉल्व हो जाते हो, आप आजू बाजू सराउंडिंग कुछ भी नहीं सोचते हो, तो वो अपने आप बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है। वो हमारा आई कांटेक्ट शुरू हो जाता है वो टाइम पे, जैसे हाँ, स्टेज पे जाते तो फिर वो समझ में आता है कि अभी कौन सा गाना लेना है, अभी सिचुएशंस देख के वो सिंक्रोनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जैसे फास्ट लेना है, स्लो लेना है, कौन सा गाना लेना है, जैसे फ्रेंड्स आते तो फ्रेंड्स के लिए कौन से गाने लेने हैं, तो वो सब आई कांटेक्ट पे होता है हमारा। जैसे आपने शेयर किया कि ऑडियंस को कंट्रोल करना और सबकी विश फुलफिल करना, तो लाइव ऑडियंस को कंट्रोल करने का क्या सीक्रेट है? सीक्रेट यही है कि कुछ पहले 2-4 गाने ट्रायल बेस पे ही होते हैं कि लोगों को क्या है, उससे उनके एक्सप्रेशन जो है ना, वो इतने सालों में एटलीस्ट उतना एक्सपीरियंस आ गया है कि एक्सप्रेशन से समझता कि उनको क्या चाहिए। तो जैसे ही वो समझता है कि नहीं इनको ये पसंद है, बस वो आप वो चालू कर दो वो एरा। लाइक कोई 90s के सॉन्ग्स ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं,
Okay. जेंजीज होते हैं तो उनको अभी के ही सॉन्ग लगते हैं। राइट। अगर थोड़ा एजेड लोगों का अगर कुछ ग्रुप है तो उनको रेट्रोज लगते हैं, या फिर उसमें भी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रेट्रो ही सुनते हैं, उनको भी नए सॉन्ग पसंद होते हैं, तो वो भी हमें समझ लेना पड़ता है। तो बेसिकली ऑडियंस का टेस्ट देख के आप समझ जाते हो, फिर वैसे परफॉर्मेंस देते हो। और एक बार एक ग्रुप से अगर जुड़ गए ना कि सेम टाइम अगर नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करते हैं, ओके, तो एक ग्रुप एक बैंड को कितनी बार बुलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं आज परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट, तो नेक्स्ट टाइम आप बुलाओगे थोड़ा मैं अलग दूंगा, तो हम यही इसमें रहते हैं कि एक ग्रुप को हर बार अलग अलग क्या दे, कि जिससे उनको ना लगे कि सेम रिपीटेशन हो रहा है करके। यस यस। तो ये चीज़ों पे हम बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब सब लोग बहुत कीन है इसके बारे में। तो ऐसा कोई लाइव शो में ऐसा कोई मोमेंट हुआ कि किसी ऑडियंस ने आके आपको कुछ अलग ही डिमांड कर दी? होता है तो वो हर शो में होता है हर शो में एक बार नहीं बहुत बार होता है। ऐसे कोई एनोइंग इंसिडेंट्स? सबसे ज़्यादा मतलब अभी जो हमें देख रही है हमारा पॉडकास्ट, मेरा मतलब एक बोलते रहिए एक पब्लिकली मुझे एक अपील करना है लोगों से, बिल्कुल बिल्कुल, कि जब स्टेज पे कोई आर्टिस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, तो सबसे पहले परफॉर्म कर रही है कोई कैसेट नहीं बज रही है या MP3 प्ले नहीं हो रहा है, राइट, ये हम मैन्युअली सब कर रहे हैं। यस, क्योंकि अगर मैं गिटार बजा के सिंग कर रहा हूँ तो मेरे जो स्केल है, मेरे जो नोट्स है, इनको वो नोट्स का बैकग्राउंड प्ले करना पड़ता है, राइट, सेम बीट इनको देना पड़ता है, तो मतलब हम एक दूसरे से सब लोग कनेक्टेड रहते हैं। राइट, अगर ये स्टेज पे कर रहे हैं, अगर कोई लोग सुन रहे हैं या डांस कर रहे हैं, राइट, समझो 100 लोग डांस कर रहे हैं, इसमें से एक का टेस्ट अलग है। अगर हम कोई फास्ट गाना चल रहा है, अगर ये BPM पे लाइक 1 2 3 4 ये स्पीड में चल रहा है, राइट, वो आके स्टेज पे आते हैं, बताते हैं नेक्स्ट गाना लो, नेक्स्ट गाना लो, जिससे हमें वो 100 लोगों का सोचना पड़ता है, ये Right. एक का नहीं सोचना पड़ेगा। अगर Right. इसका सोचेंगे तो वो 100 लोगों की डिमांड पूरी नहीं होगी, बिल्कुल, तो वो इग्नोर करना पड़ता है वो टाइम पे। बिल्कुल, वो ऐसा नहीं होता कि हम ऐसे है कि हमें नहीं उनको रिस्पॉन्ड करना है, बट वो करना ही पड़ता है। राइट, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर ये माइक है, अगर माइक पे गा रहा हूँ, ये मेरी पोजीशन होती है, लोग होते हैं, और वो ऐसा नहीं कि परफॉर्म करना मतलब कुछ भी, आप कैसे भी, आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी मैटर करते हैं। राइट, तो वो आते हैं, कहीं से भी एंट्री लेते हैं, यहाँ से वहाँ से स्टेज पे चढ़ के आते हैं और कान में आके ज़ोर से बोलते हैं ये गाना। अब वो टाइम पे डर भी जाते हैं हम लोग, क्योंकि Yes. अचानक से आवाज़ आता आवाज है, आती है, और वो ऐसा बोलते हैं नॉइज स्टेज पे जो लाउडनेस रहता है, राइट, वो उनको ज्यादा क्या होता लगता है कि वो लाउडनेस की वजह से मुझे जोर से बात करनी पड़ेगी इससे। वो कान में इतना जोर से बोलते कि वो इतना इरिटेशन होता है कि आगे का शो जो है वो disturb करने हो का जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है, और मूड ही चला Mood जाता चला है। जाता वो है, फिर बिल्कुल। मूड हमें लाना पड़ता है वापस वो, क्योंकि Right. फ्लो ऐसा सडन टूट जाता है ना, और फिर वो टाइम पे थोड़ा ऐसा फिर खुद में एक चिड़चिड़ होने लगती है होने लगती कि है, ऐसा नहीं right. होना चाहिए करके। एटलीस्ट लोगों ने क्या करना चाहिए कि सॉन्ग खत्म होता है ना, वो टाइम पे आप फिर बात करो, राइट, और थोड़ा मेंटेन रख के बात किया तो भी मुझे सुनाई देगा, पर कान में बोलने की जरूरत है ही नहीं। राइट, राइट। लोगों को और ऑडियंस को थोड़ा समझना चाहिए कि उनका एक सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, वो म्यूजिक में पूरी तरह घुल चुके हैं, उनका कंप्लीट होने दो, फिर आप आपकी डिमांड रखो। वही एक थोड़ा टाइम आने दो बीच में कि हाँ, आर्टिस्ट बीच थोड़ा में, फ्री yes. है तो ये बात कर। जैसे ये ड्रम्स पे इतना इनका काम होता है कि दोनों हाथ चलते, दोनों पैर चलते, इवन ये तो हो गया हाथ पैर का, Right. ये भी Mind कंसंट्रेशन भी। लगता है उसमें। Yes. आके करे, अगर मैं गा रहा हूँ, लोग डांस कर रहे हैं सब लोग, अगर इनको आके बताए अगर ये बीट रुक गए तो सिर्फ मेलोडी पार्ट पे लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो फिर वो एक की वजह से सब पूरा कुछ ये डिस्टर्ब डिस्टर्बेंस हो जाता है। हम एग्जाम लिख रहे, कोई डिस्टर्ब कर दे तो हमें कैसे लगता है, वैसे ही आप आर्टिस्ट के लिए भी सोचिए कि यार वो कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस, उन्हें डिस्टर्बेंस मत दीजिए। बताइए नहीं, बाद में बता सकते हैं, आपका होगा टाइम देख के बस Yes. कि क्या चल रहा है बस। और फिर वो डिमांड भी, जैसा आपका क्वेश्चन ये था कि अलग कुछ डिमांड आती है, हाँ, तो जैसे मैंने बताया ये बीट, अगर ये बीट पे चल रहा है, ये मतलब अगर ये बीट पे आप थोड़ा एक बीट बॉक्स करो, मतलब मैं उस पे थोड़ा एक बताता हूँ एग्जांपल। अब इस चल तारे गिन गिन या जो तेरी मैं ताजा गारा तानू, ये चल रहा है बीट, हाँ। Right. अगर इस पे आके अगर कोई बोलता है सपने में मिलती है गाना प्ले करो, तो सपने में मिलती है ऐसा तो नहीं गा पाऊंगा ना मैं। नहीं। गाना कैसा है वो,
सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। तो वो ड्रॉप करना पड़ेगा, ये इसमें मैच नहीं कर सकता। तो फिर भी उनको पेशेंस नहीं होता है, मेरा गाना गाओ ना, मेरा गाना गाओ ये चलता है। तो फिर थोड़ा इग्नोरेंस तो वो वहाँ पे वो करना ही पड़ता है। तो उसमें उनको हर्ट होता है, उनको लगता है कि हमने उनके साथ ऐसा बिहेव किया करके। एक्चुअली वो सिचुएशन नहीं समझ पाते। और हमारे इस कन्वर्सेशन के थ्रू शायद लोग समझने लग जाए, मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव वे में ले वो कि क्यों इग्नोरेंस हो रहा है हमारी तरफ। तो जैसे आपने बताया, ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है और कभी कभी ट्रोलिंग भी होती है। तो ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करते हो आप? ट्रोलिंग का सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि सबसे मेन क्या होता है ना, ट्रोलिंग का फ़र्क उसको पड़ेगा जिसको रुकना हो या जिसको इसका उसका सुनना हो। वो हम लोग में कभी रहा नहीं। जैसे मैंने बताया कि MH15 में आज भी ये हम लोग ये मानते हैं कि वी आर नॉट 1% म्यूजिशियन, आगे भी बहुत कुछ सीखना है। हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसका एक रीज़न भी ऐसा है कि हम लोगों का कोई फैमिली बैकग्राउंड था नहीं, या हम लोगों के पास तब इतना अमाउंट ये नहीं था कि हम लोग कोई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में या कहीं जाके हम लोग सीख पाए। तो आज हम लोगों को, और इसीलिए हम लोग सबको ये नहीं है कभी कि हम लोग बहुत बड़े म्यूजिशियंस हैं, हम लोग सीख रहे हैं आज भी, वी आर स्टिल लर्निंग। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोगों के सीखने के प्रोसेस में कौन क्या ट्रोल कर रहा है उसकी तरफ अगर हम लोग जाएंगे ना तो हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। हम लोग गॉसिप वाले हैं नहीं कि हम लोगों के पास इतना टाइम है कि हम तीनों बैठे हैं और तीनों किसी के बारे में पता करें कि कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। कौन सुनने बहुत कुछ आता है, बट हम लोगों का इग्नोरेंस लेवल बहुत हाई लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे। हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि यही रीजन। और क्या होता है ना, जब आप किसी के बारे में बोलते हो 4 लोगों को, उसको उतना हाइप मिलता है। तो हमारे जो भी हैं, हम टॉप लेवल पे हमारी बातें हो रही है, तो वेल विशर्स हमारे जिनको नहीं पता है उनको भी आप बता देते हो कि भाई MH15 नाम का बैंड है। तो वो सर्च करके देखते, वो सर्च करके फिर देखते भाई ये किसके बारे में इतना सुनने को मिला। वो फिर हमारे मतलब सपोर्टर्स, फैंस बन जाते हैं। तो हम लोगों को सच में मतलब सीरियसली वी आर सेल्फ कॉम्पिटिटर्स कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे बैंड में और क्या क्रिएटिव लेवल पे लेकर आ पाए, क्या चीज़ें हम लोग लेके आ पाए। और ट्रोलिंग तो वो तो लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है, उसको कोई नहीं रोक सकता। समझ लो आज राहुल है तो राहुल इज ऑब्वियसली राहुल इज अ मेन फेस ऑफ MH15 बिकॉज वोकलिस्ट है, वो सबसे आगे दिखता है, सबसे ज्यादा यही ट्रोल होता है। हम लोग एकदम सेफ गेम खेलते हैं, मैं और गणेश भैया, हम लोगों के पास ऐसा कोई आता नहीं है जल्दी। राहुल के बारे में भी 4 चीजें सुनने को मिलती है कि तो उससे क्या होता है ना, उसको और हाइप मिलते जा रहे हैं, वो और ऊपर जाते जा रहे हैं। और जो ट्रोल कर रहे हैं वो आज भी मतलब ट्रोल ही करते रहेंगे वो। हाँ, तो वो वहीं पे है जो ट्रोल कर रहे हैं ना, वहीं पे। और वो उनका वो नेचर है ना, तो वो कहीं आगे बढ़ नहीं सकते। टैलेंट है बट वो टैलेंट का तुम ये मेन रख के आगे चलो, अपने टैलेंट का मेन यूटिलाइजेशन अपने यूनिकनेस में कीजिए, अपने एक्टिविटी में कीजिए, ना कि दूसरों को ट्रोल करने में, नीचा दिखाने तो में। क्या हो जाता है ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, कोई लोग अभी क्या करते हैं ना, जिनको इवेंट ऑर्गेनाइज करना है या कुछ करना है समझो, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो सामने वाले हैं, जो नए बच्चे अभी जो स्टार्ट हुए हैं, उनको वो लोग बोलते हैं अरे MH15 ये बजट में आ रहा है, ठीक है, हमसे बात भी नहीं हुई रहती उनकी। पर ये लोग क्या करते हैं, फिर जो सामने वाले हैं वो लोग सुनते हैं अरे ये बजट में आ रहा है, फिर वो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये बजट में ये आ रहा है तो अपन और कम बजट में जाएंगे, या तो किसी को कोई कम में चाहिए तो वो हमारा नाम आगे कर देता है, जबकि हमसे बात हुई नहीं रहती। तो सामने वालों को लगता है अरे यार ये लोग इतने लो बजट में काम करते तो एक काम करते हम लोग भी ये बजट में काम करेंगे। तो सामने वालों को ये नहीं समझता है कि ये तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है बैंड के नाम के थ्रू। या तो फिर उतना उनमें रहता नहीं है कि वो लोग पूछ लें कि भाई ऐसा सही में है या नहीं, क्योंकि उनको लगता है अरे यार इनको पूछेंगे तो यही लोग वापस शो कर लेंगे तो हमारा काम चला जाएगा। तो नासिक में बहुत ऐसे स्पेशल लोग हैं, मतलब बहुत सारे जो करते हैं, समझो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जिनको भी क्लाइंट्स है, जो भी आप समझ लो, तो उन लोगों के थ्रू क्या होता है ना, बहुत आर्टिस्ट बेचारे ऐसे हैं कि ट्रोल करने में टाइम जा रहा है और लो बजट में काम भी कर रहे हैं। क्योंकि ये लोगों को समझता नहीं। आज जो तुमसे इवेंट करवा रहा है वो लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, तुम आज भी वही रिक्शा में ही तुमको सामान लेके जाना है आज भी, तो तुम्हारे वजह से तुम सामने वाले को बड़ा कर रहे हो।
और मुझे ऐसे लगता है ना कि म्यूज़िक हो या ड्रमिंग हो, कीबोर्ड प्लेइंग हो, पेंटिंग आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो, वो एक गॉड गिफ्टेड होते हैं और वो सालों की मेहनत से वहाँ तक पहुँचते हैं, तो आप उनकी प्रॉपर कीमत लगा ही नहीं सकते हो, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि एक आर्टिस्ट की कीमत लगाना मतलब उनको छोटा दिखाना या खुद में छोटापन लाना, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो सब में नहीं रहते हैं। आपने जैसे बोला ना, कोई कोई गॉड गिफ्टेड रहता है और कोई कोई गॉड के पीछे लग जाता है कि भाई मेरे को, मैं सीख रहा हूँ, मुझ पे थोड़ा ध्यान दे। सालों तो की वैसे हम मेहनत लोग- होती है। वैसे हम तीनों जो गॉड के पीछे लग गए कि भाई हम लोग कर रहे हैं मेहनत, बस थोड़ा सा सपोर्ट तुम्हारा रखो करके। तुम्हारा रखो, तो वो right। चीज़ है। और जैसे आपने बताया ना कि आर्टिस्ट की कीमत नहीं है, अभी क्या होता है ना, आर्टिस्ट जब खुद की कीमत नहीं करेगा, हमको भी बहुत साल लगे ये समझने में, बट जब अपनी कीमत नहीं समझी जाती ना, तो अपने में फिर वो रेशो आ जाता है, रेशो आ जाता है, कि रेट कम करो, रेट कम करो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी सब्जी लेने जाते हैं, समझो हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, भाई रेट कम कर, पर हमको नहीं पता है जो शेतकरी हैं उन्होंने कितनी मेहनत करके की है, राइट। तो मेहनत हमको दिखती नहीं है शेतकरी की, तो हम लोग वहाँ से रेट कम करेंगे। वही चीज़ें जब मॉल किसी में गए तो हम लोगों को वहाँ हमारा स्टेटस मैटर करता है कि यार इनको कैसे मैं बोलूँ, ये तो मुझे कम समझेगा। राइट। तो वही चीज़ें बहुत जगह पे म्यूजिक में भी होता है या आर्ट जो है उसमें भी होता है। तो ऑलमोस्ट क्या है ना, लोगों को वैल्यू समझाना बहुत डिफिकल्ट। बट सभी लोगों ने, मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी की वैल्यू करनी चाहिए। कुछ क्रिएटिव अगर कोई बंदा कर रहा है, क्रिएटिविटी ला रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल है, हर्डल्स है, मेहनत है कई सालों की, तब वो एक क्रिएटिविटी आपको डिलीवर कर पाते, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। तो हमेशा नेक्स्ट अगले टाइम नेक्स्ट टाइम करेंगे ये ओके, रहता है। वो ऐसा होता है next कि आप आ जाइए, आपको बहुत काम है आगे। ओके। ये एक आप ये कर लो तो आपको वो मिलेगा। Indian marketing style है ये। वेरी कीन अबाउट, वी आर लाइक अ 0% एक्सपेक्टेशन, 100% हैप्पीनेस। दिस इज व्हाट वी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, आपको वो बुलाएंगे। हमारे ये लिए बस common common और वो मतलब- ऑफर भी ऐसे रहता है ना कि अभी जितने लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे ना, वो लोग इसको मैच, आप आओ, आप क्या है ना कि हम लोगों का डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में हम लोग हमारे इवेंट्स कर रहे हैं, आप लोग आओ और बिल्कुल टेंशन मत लो खाना खाने का, खाना भी इधर रहेगा। तो एक आर्टिस्ट समझो खाना कितना खाएगा, एक पेट कितना भरने के इतना ही खाएगा ना, राइट। वो आप नहीं भी करोगे तो भी वो बंदा बाहर जाके खा ही लेगा, right। ऐसा तो नहीं है कि वो खाने का भूखा है, बराबर। उसको सिर्फ आप उसका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन में अगर आप पे कर सकते हो, जब आप डेस्टिनेशन वेटिंग रख सकते हो, तो आप इतने गरीब, या तो फिर आर्टिस्ट के सामने आप गरीब हो कि आप उससे करने को तैयार हो। डेस्टिनेशन में आप जाके कुछ भी करोगे, आपको जहाँ पसंद है वो है, आपने एकदम लग्जरी गाड़ी, ये वो सब लग्जरी बंगलो सब आपने आपका कर लिया। जब आर्टिस्ट की बारी है तो आपको वहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है, मतलब बजट जो होता है ना एक इवेंट का उनका, वो आर्टिस्ट पे आने के बाद खत्म खत्म हो जाता हो है। जाता है। उनके बाकी सब चीज़ों में है, उनको घोड़ा सोने का लाएंगे, हाथी डायमंड का लाएंगे, बट जब आर्टिस्ट की बारी आई ना, तो फिर ऐसा है कि घर में हमारे दाल भी नहीं। ओके। तो थोड़ा लोगों को माइंडसेट चेंज करने की ऑब्वियसली, जरूरत है। क्योंकि जब आप आपके इवेंट्स और ये सब करने हर को आपके एक कोई पास सब है नहीं चीज़ें- वैसा, बट बहुत सारे ऐसे हैं। बहुत सारे ऐसे। हर एक को नहीं बोल इंडियन सकते। क्राउड हाँ। में मोस्टली 90% लोग हैं वैसे। ऑडियंस का लव एडिक्टिव होता है क्या? टीव देखो, प्यार मिलता है तो अच्छा ही लगता है, और वो Yes. प्यार हमेशा मिले इसीलिए ही हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। Right. जो भी म्यूजिकल स्ट्रगल हो, हमारा जो परफॉर्मेंस के रिलेटेड है, तो रोज़ जो जितना हम हमारा प्रैक्टिस करते हैं, हमारा पर्सनल जो भी एक एक इम्प्रूवमेंट्स है, जैसे मेरा वोकल्स में, गिटार्स में जो भी है, हर एक का वैसा हम करते रहते हैं। वो बस वो प्यार उनका मिलने के लिए ही चलता है। ओके। तो द MH15 बैंड का अल्टीमेट गोल क्या है? गोल इन द सेंस, हम लोगों को जितना हो सके हम लोग म्यूजिक में और अच्छा कर पाए, और अच्छे बड़े स्टेज में कर लकीली, मतलब हम जितना मेहनत कर रहे हैं और जितना लोगों को प्यार मिलता है, उससे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और हमारा मेन यही है कि जितना भी हो सके नासिक को हम लोग एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाए, और जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। Yes. तो वो हमारा सबसे बड़ा मेन गोल है। और हमको नासिक को हम लोग इस तरीके से देखते हैं, जैसे मुंबई में एक
प्रॉपर एक आप इंस्टीट्यूट देखोगे, लोग पुणे स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, बाहर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो हम लोगों का एक आगे का एक गोल यही है कि MH15 जितने अच्छे लेवल पे परफॉर्म करता है, उसी लेवल पे नासिक में जो बच्चे आज म्यूज़िक सीखना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा एकेडमी हो, उनके लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो, जिससे फैमिली जो मेन है वो MH15 को देख के एटलीस्ट इतना समझ पाए कि भाई नहीं, अपने भी बच्चे म्यूजिक में करियर कर सकते हैं। लास्ट में आपको चाहिए कि आपका बच्चा पैरों पे खड़े हो, उसको जो इंटरेस्ट है उसमें वो करियर बने, जो अभी भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है सब जगह पे। तो वो चीज़ हम लोग चाहते हैं कि नासिक में वो लेवल पे सब हो म्यूजिक में, कि सब लोग जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जो आज हॉबी है पर पैशन बनाने को डरते हैं कि ये प्रोफेशन नहीं बन सकता, वो चीज़ों में ये लोग आ पाए। तो अल्टीमेट गोल हम लोगों का यही है। और हम लोग सब जगह तो इवेंट करते ही हैं, बट यस, नासिक का हमने MH15 नाम रखना, 0253 नाम रखना, ये मेन टारगेट हमारा यही है कि नासिक को हम लोग वो लेवल पे लेकर आ पाए म्यूजिक के थ्रू। नासिक का प्राइड ही हो आप लोग, नासिक को आगे लेके जा रहे हो, और आपका जो अल्टीमेट गोल है, तो मुझे लगता है कि MH15 बैंड जैसे बहुत सारे बैंड नासिक से आर्टिस्ट क्रिएट होंगे आगे, जो आज की जनरेशन आगे बढ़ रही है म्यूज़िक में। तो आपका अल्टीमेट गोल तो मैंने समझ लिया कि नासिक में एक बेस्ट एकेडमी देनी है और आर्टिस्ट क्रिएट होने चाहिए नासिक से, बट आपका ड्रीम क्या है? नासिक में जो भी म्यूज़िक का सीन जब भी पूरे हिस्ट्री में नाम निकले तो MH15 का नाम निकलना चाहिए, ऐसा बेंचमार्क हमें एक सेट करना है। ओके तो वही वो जो हमारा ये ड्रीम है वो एक सॉन्ग के थ्रू हम थोड़ा सुनाते हैं सभी को। यस, मैं भी सुनना चाहूँगी क्योंकि मैं आपकी बहुत बिग फ़ैन हूँ और मैंने बहुत सारे आपके ऑनलाइन ऑफलाइन शोज सुने हैं, और आज ये मेरी किस्मत है कि मैं आपको एकदम एग्जैक्ट 1 to 1 सुन पाऊंगी।
ऐसे लग रहा था कि मैं लाइव शो में ही आपको सुन रही हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और आपने हमारे रिक्वेस्ट पे प्ले किया, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ में जाएंगे, थोड़ा एक रैपिड फायर खेलेंगे हम लोग। तो 1 वर्ड फॉर राहुल सर। साइलेंट। 1 वर्ड फॉर विनेश सर। डायनामिक। 1 वर्ड फॉर गणेश सर। साइलेंट किलर है वो। ओके। प्रॉम्प्ट कौन है? विनेश सर। ओके। लेट कौन हो जाता है? ओके राहुल सर। बहाने कौन बनाता है, एक्सक्यूजेस कौन देता है? वैसे तो कोई नहीं है, देखा जाए तो बहाने नहीं, जो भी क्लियर ही होता है। ओके। शो के बाद सबसे ज्यादा टायर्ड कौन हो जाता है? राहुल। ओके। शो की एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा किसको होती है? तीनों को होती है। कमेंट्स पे कौन सबसे ज्यादा खुश हो जाता है? राहुल। ट्रोलिंग से कौन ज्यादा परेशान हो जाता है? कोई नहीं। कोई नहीं। नेक्स्ट शो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्यूरोसिटी किसको होती है? MH15। रैपिड फायर में बहुत ही मज़ा आया। आप तीनों को पर्सनली जानने का मौका मिला, मुझे भी और हमारे व्यूवर्स को भी। और थैंक यू सो मच आप तीनों का कि आप टाइम निकाल कर हमारे शो पर आए और इतना सब कुछ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आज हुआ है कि व्यूवर्स को कुछ ना कुछ इसमें से मिलेगा ही, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि म्यूज़िक सिर्फ ये एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है, ये मेमोरीज़ और मोमेंट्स क्रिएट करता है। और आप जैसे बैंड है जो सिटी की आइडेंटिटी बना देते हैं, ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं। तो आज का कन्वर्सेशन व्यूवर्स को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे स्ट्रगल भरी स्टोरीज़ मुझे लगता है कि सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए और कोई ना कोई इससे सीखे और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।